हाँ, जैसे कि अपन हर वीडियो में एक नया टॉपिक लेके उस पर बात करते हैं, वैसे आज का जो वीडियो है ये बात करेंगे अपन भूमि निम्नीकरण पर। यानी कि भूमि निम्नीकरण का मतलब है ज़मीन का कम होना, ठीक है। यानी कि लैंड डिग्रेडेशन की अपन आज बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से भी क्वेश्चन आना पक्का है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, पहली बात तो ये है कि जो भूमि निम्नीकरण है वो किस वजह से हो रहा है और कौन कौन से स्टेट्स में ज़्यादा हो रहा है, उनके कोई 4 फैक्टर। ये बहुत बार एग्जाम में 3 से 4 बार बोर्ड के एग्जाम में CBSE दिल्ली सब के अंदर पूछा गया है। चाहे वो दिल्ली के एग्जाम हो, चाहे CBSE के एग्जाम हो, चाहे वो RBSE बोर्ड के एग्जाम हो, सारे बोर्ड के एग्जाम हो, बहुत बार रिपीट वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि का कम होना, क्या क्या कारण है, किन किन वजहों से या किन किन स्टेट्स में ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अपन पहले देखते हैं क्वेश्चन एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए कोई 4 कारकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, या फिर इनमें से किसी भी स्टेट का नाम आ जाए कि राजस्थान के कोई 4 कारण बताओ, मध्य प्रदेश के, पंजाब के, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना, आंसर यही लिखना है, सब में कारण सेम ही है, ठीक है। तो इसमें 4 कारण निम्नलिखित हैं, मतलब कि 4 फैक्टर्स के जो आर फॉलोइंग। फर्स्ट है माइनिंग, फर्स्ट है खनिज, सबसे बड़ा कारण है खनिज। खनिज से क्या होता है कि खनिज का मतलब खुदाई करना। जैसे कि कहीं पर पता चल गया कि माइंस मिल गई कि यहाँ पर पत्थर की माइन है, ठीक है, पत्थर की अगर माइंस है तो उसकी फिर खुदाई करने से क्या होता है कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, वन है, उन वनों को भी काटना पड़ता है आसपास में बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ पर बड़ी मात्रा में मशीनरी लगती है, तो बहुत ज़्यादा वनों की कटाई होती है, ठीक है, और उतनी सारी जो ज़मीन है वो भी फिर ख़त्म हो जाती है। तो अपन एक एक पॉइंट बात करेंगे। पहले माइनिंग इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि खनिज भूमि निम्नीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण, एक प्रमुख उत्तरदायी कारक है। अब आपको स्टेट याद करने पड़ेंगे, राज्य तो पक्के याद करने पड़ेंगे कि किन किन राज्यों में खनिज वाली बात ज़्यादा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है खनिज के अंदर। वैसे भी मैंने आपको बताया था ना कि जो अपने आप में सेल्फ डिपेंड स्टेट है, मतलब जो अपने आप में सेल्फ डिपेंड का मतलब है जो खुद पर आत्मनिर्भर है, जहाँ पर बहुत सारे खनिज ऑलरेडी मिलते हैं, बस वही स्टेट इसका आंसर है, जो अपने पिछले वीडियो में किया था। बस कौन कौन से? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा। इन जैसे राज्यों में खनन के कारण वनों की कटाई से भूमि का गंभीर क्षरण हुआ। क्षरण का मतलब भूमि बहुत कम हुई है, ठीक है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज़ कॉज्ड सर्व लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, ये मेन कारण हो गया। तो स्टेट याद रखना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा। कम से कम 4-5 स्टेट, 3 या 4 स्टेट लिख दो तो भी ठीक है। वैसे तो बहुत सारे 7-8 भी स्टेट लिख सकते हो, लेकिन 3 या 4 स्टेट्स के आपको नाम लिखना कंपलसरी है, वरना तो फिर मार्क्स कट जाते हैं फिर, ठीक है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब अति चराई। ज़मीन जो हमारी होती है ना, वो ऐसे नॉर्मल जब ज़मीन होती है ऊपर से थोड़ी ठीक टाइट होती है, और वहाँ पर छोटे छोटे जो घास वगैरह उगी रहती है, उससे वो जब वो घास ऊपर रहती है तो ठीक रहता है। लेकिन जब पशु बार बार चरते हैं उस घास को खाने के लिए, तो पशु जहाँ चरेंगे ना, तो उनके पैरों से या उनके खुर से ज़मीन थोड़ी पोली हो जाएगी, और जब वो घास को खाते हैं तो कभी कभी पशु पूरे जड़ समेत ही घास को उखाड़ लेते हैं। तो जब जड़ समेत घास को उखाड़ रहे हैं तो वहाँ पर भी ज़मीन पोली हो जाएगी, और जब ज़मीन पोली हो जाती है, मतलब ऊपर से ढीली हो जाती है, तो फिर हवा से और वो ज़मीन का कटाव होता है, तो उसमें जो फर्टाइल है, जो उपजाऊपन है, वो नहीं रहता। और फिर वहाँ ये भी एक बड़ा कारण है। ज़्यादा पशुओं का चरना भी भूमि के लिए नुकसानदायक है। तो यही है कि लंबी शुष्क अवधि के दौरान घास को ज़मीन पर चरा जाता है, ठीक है, और जानवरों द्वारा जड़ से उखाड़ दिया जाता है। इससे मिट्टी पोली हो जाती है, और बारिश जब आती है तो आसानी से धुल जाती है। धुल जाती का मतलब उसके साथ बह जाती है, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राई पीरियड, ये शुष्क का मतलब है जब बारिश होती नहीं है तो फिर जानवर कहाँ चरेंगे? खेतों में ही चरेंगे। अगर बार बार बारिश होती रहेगी तो फिर वो घास वापस से प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन लंबी शुष्क अवधि का मतलब काफ़ी दिन तक बारिश ना होना, तो फिर जानवर तो एक ही जगह चरते रहेंगे, उस टाइम की बात है। ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राई पीरियड, ग्रास इज ग्रेस टू द ग्राउंड एंड टर्न आउट बाय द रूट्स बाय एनिमल्स, ठीक है। जो एनिमल्स होंगे उसको जड़ समेत उसको उखाड़ देंगे। तो दिस लीड्स टू लूजनिंग ऑफ सॉइल, तो ज़मीन क्या हो जाएगी? ढीली हो जाएगी, या फिर ऐसा मान लो कि पोली हो जाएगी। एंड इट इज़ ईजिली
वॉश्ड अवे बाय रेन्स, और इजीली वो धुल जाती है बारिश के साथ ही। जब बारिश आएगी तेज तो उसके साथ में चल जाएगी, तो फिर उसमें उपजाऊपन तो रहेगा नहीं, तो ये भी एक नुकसानदायक है। अब ऐसे स्टेट कौन कौन से हैं? इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये मेनली है, ठीक है। और कॉमा, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन कॉज फॉर लैंड डिग्रेडेशन, सबसे बड़ा कारण है ये भी, तो लिख देना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अत्यधिक चराई भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारकों में से एक है। तो खूब सारे आपको स्टेट कॉमन मिल जाएंगे, जैसे कि कॉमन का मतलब है मध्य प्रदेश, इसमें भी मध्य प्रदेश उसमें भी है, ठीक है। ऐसा एक आधा अगर आपको मिल जाता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो थोड़ा ईजी पड़े याद करने के लिए। फिर अति सिंचाई ओवर इरिगेशन, ज़्यादा पानी देना भी सही नहीं है, ठीक है। जैसे कि जो नहरें होती है, ठीक है, नहरों का पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा कि खेत के अंदर छोड़ दिया जाता है, तो फिर वहाँ पर वो भी ज़्यादा काम का नहीं है। फव्वारे से खेती करना अलग है, उसमें तो पानी कम लगता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा और अपन पश्चिमी उत्तर यूपी की बात करें तो उन राज्यों में भूमि क्षरण के लिए अति सिंचाई जिम्मेदार है। वहाँ पर नहरें हैं, ठीक है, बहुत सारी कैनाल है, नहरें हैं, तो वहाँ का जो पानी होगा वो खेतों में सीधा छोड़ दिया जाता है, और बहुत पानी वहाँ पर इनको मिल जाता है इजीली, तो वहाँ पर ओवर क्या बोलते हैं उसको, अति सिंचाई हो जाती है। तो ओवर इरिगेशन भी काम का नहीं है। जैसे कि इन द स्टेट्स ऑफ, लेकिन ये तो 3 स्टेट है, ज़्यादा वैसे है भी नहीं, आप लिखना चाहो तो पंजाब, हरियाणा और अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बस 3 लिख दोगे तो ही ठीक है। वेस्टर्न यूपी, यानी कि इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, वहाँ पर ये बड़ी समस्या है। जल जमाव के का अब होगा, आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होता है, पानी देना तो अच्छी बात ही है, लेकिन ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि जल जमाव के बार बार पानी वहाँ इकट्ठा होता रहेगा। जल जमाव का मतलब पड़ा रहेगा पानी ज़मीन के ऊपर, उससे मिट्टी में क्या होती है, वो थोड़ी सोल्टी हो जाती है, लवणीयता या फिर क्षारीयता, या तो सोल्टी हो जाएगी या फिर बेसिक हो जाएगी, दोनों में से कोई एक हो जाएगी, तो फिर वो दोनों ही नुकसानदायक है। बार बार पानी का पड़ा रहना, उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, तो वो भी नुकसानदायक है। यानी कि ड्यू टू वाटर लॉगिंग दिस लीड्स टू इंक्रीज इन सॉलिनिटी या फिर एल्कलिनिटी इन द सॉइल, ये मेन कारण हो गया तीसरा। चौथा है खनिज प्रक्रियाएं, वो तो खनिज था, खनिज मतलब कि मेनली जो खनिज है उस वजह से। एक है खनिज प्रक्रियाएं, खनिज प्रक्रियाएं का मतलब जैसे कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई अपना खनिज करने के लिए इंडस्ट्री जब लगाता है, जैसे कि अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, पत्थरों वाले ले लेते हैं, चलो स्टोन का, पत्थरों का, तो जब पत्थरों का काम किया जाता है तो उनको पत्थरों से बुरादा सा निकलता है, वो बुरादा खेतों में या आसपास में छोड़ दिया जाता है। जब बारिश होती है तो फिर वो आसपास से कई कई खेतों तक चला जाता है, तो वहाँ पर भी अच्छी फसल नहीं होगी। फिर एक होता है बर्तन बनाने का उद्योग, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, उन बर्तन बनाने के उद्योग में भी क्या होता है कि खड़िया, मिट्टी और सेल खड़ी, ये 3 चीज़ें मिलाई जाती है, खड़िया, मिट्टी और सेल खड़ी, इनका यूज़ किया जाता है बर्तन बनाने के अंदर। जब क्या होगा कि अत्यधिक मात्रा में जब ये क्या करेंगे, उनसे बनती है धूल, ठीक है, उनको पीसा जाता है, पीसते हैं तो उनसे धूल उड़ती है, और धूल उड़ उड़ के फिर खेतों में जम जाती है, और जब वो लेयर जम जाती है तो इसकी परत भूमि पर जम जाती है, और मृदा की जल सोखने की जो क्षमता है, फिर जहाँ जहाँ ये जो लेयर बनती है इसकी, वहाँ पर ज़मीन पानी सोखती नहीं है, और जब पानी नहीं सोखेगी तो पेड़ पौधों की जड़ों तक पानी नहीं पहुँच पाएगा, और वहाँ पर फसल या कोई मान लो वो नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो खनिज अलग चीज़ होगी, खनिज के लिए काम करने की जो प्रक्रिया हैं वो भी एक नुकसानदायक है, क्योंकि जो फैक्ट्री वगैरह लगेगी या फिर कहीं पर भी इंडस्ट्री लगेगी तो वो भी नुकसानदायक है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स, द प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स सच एज ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट में भी नुकसानदायक है, जब सीमेंट के अंदर बनाया जाता है तब भी यही मामला होता है। एंड कैल्साइट एंड सॉपस्टोन फॉर कैरमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा के अंदर यूज क्वांटिटी के अंदर डस्ट निकलता है, हमारे एटमॉस्फेयर में फैलता है, जमता है, और इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड, फिर वो ज़मीन के ऊपर रुक जाता है और परत बन जाती है, ज़मीन पानी सोखती नहीं है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे कि सीमेंट उद्योग, उसमें चूना पत्थर को पीसा जाता है, ठीक है, ऐसे ही मृदा बर्तन उद्योग के अंदर खड़िया, मिट्टी और सैलगड़ी को पीसा जाता है, तो इससे धूल उड़ती है, धूल फैल जाती है, विसर्जित का मतलब फैल जाती है, और जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, ऐसा मान लो कि बंद हो जाती है।
ठीक है। इस तरीके से फिर वहाँ पर पानी सोखेगी नहीं तो फिर वो ज़मीन तो कुछ काम की नहीं रही। इस तरीके से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 4 पॉइंट आपको बना के लिखना है ऐसे कैसे। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि सजेस्ट सम मेथड्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि भूमि निम्नीकरण के लिए कुछ सुझाव दीजिए कि इस भूमि निम्नीकरण को कैसे रोका जाए। ये भी 2 से 3 बार, और पिछले 2-4 सालों की 2 साल का अगर देखें तो 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि सुझाव पूछता है। भूमि डिग्रेडेशन जो अपन पढ़ रहे हैं, आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत खास है। यहाँ से क्वेश्चन बड़ा आएगा, 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और छोटे वाले क्वेश्चन के लिए अपने MCQs वाला वीडियो जरूर देख लेना, 35-40 क्वेश्चन जो भी उसके अंदर है वो सारे आपको लाइन टू लाइन, टेस्ट भी उसी के मतलब एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा और साथ के साथ आपको आंसर मिल जाएगा, उसको जरूर देखना। वो मैं रोजाना कह रहा हूँ आपको बार बार। तो अब अपन को इसमें सजेस्ट क्या करना है। अब आंसर लिखने का एक तरीका है क्या आप सीधा इसका आंसर लिख दिया, ये तरीके हैं नहीं। थोड़ा सा इस भूमि के बारे में, जमीन के बारे में लिखो, जैसे मैंने लिखा है 2-4 लाइन लिखो, उसके बाद में फिर आपको इसके उपाय या सुझाव शुरू करने। एक तरीका होना चाहिए, जैसा मैं आपको लिखवा रहा हूँ वैसा का वैसा, ठीक है। जैसे कि आपको ये लिखना है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, लैंड इज ए इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस, ठीक है। फिर इस संसाधन का उपयोग किसका, भूमि का, अपन यूज कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं, और हमारे पूर्वजों ने भी इस जमीन का यूज किया है, और आने वाली भावी जो पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशन है, वो भी इस भूमि का उपयोग करेगी, ठीक है। इस संसाधन का उपयोग हमारे पूर्वज प्राचीन काल से, मतलब बहुत पहले से, एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से करते आए हैं, तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी, ठीक है। हम अपनी मूल आवश्यकताओं का, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, हम अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% से भी ज़्यादा भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। तो अब सोच लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कितनी है लैंड या भूमि। 95% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा तो अपन भूमि से ही प्राप्त करते हैं। इसका मतलब एक तरीके 100% ही हो गया, 2-5% एक्स्ट्रा की बात है। तो भूमि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बचाना, इसकी रक्षा करना, ठीक है। यानी कि we have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generation too। मतलब भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसी का इस्तेमाल करेगी, यूज करेगी। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land। 95% ज़्यादा हमारे अपन, ये तो ये थोड़ा एक आंसर का एक फॉर्मेट बन जाएगा। इसके बाद में अपन इसके उपाय लिखेंगे तो एक बहुत बढ़िया प्रॉपर आंसर बनेगा। और मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं इसमें, बुक के एक लाइन खींच सेलेक्ट करके 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं कि फॉलोइंग आर द मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम लैंड डिग्रेडेशन। वो 5 कौन कौन से हैं? भूमि निम्नीकरण की समस्या को हल करने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, प्लांटेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है, वृक्षारोपण करो। तो वृक्षारोपण करेंगे, देखो वृक्षारोपण से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो बारिश भी अच्छी होती है, ठीक है। और पेड़ पौधे जैसे रहेंगे तो बारिश सीधी पेड़ पर गिरेगी, न कि ज़मीन पर। तो बारिश जब पेड़ पर गिरेगी ना तो वहाँ ज़मीन का कटाव जल्दी से नहीं होगा। लेकिन अगर सीधी ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन मामूली सी उससे लूज़ होती है और कटाव जल्दी होता है। तो ये बहुत बड़े हेल्प रहती है इससे, ठीक है। यानी कि वेजिटेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कवर टू द लैंड, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि वनस्पतियाँ भूमि को, वृक्षारोपण वनस्पति सारी आ जाती है, ठीक है। वनस्पतियाँ भूमि को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती हैं, एक कवर, एक लेयर मिलता है उनको। कैसे? ड्यू टू द वेजिटेशन कवर द वाटर डज नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। जब वनस्पति रहेगी तो वनस्पति का एक आवरण बन जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बारिश गिरेगी फिर ज़मीन तक पहुंचेगी। तो वानस्पतिक आवरण के कारण पानी सीधा ज़मीन पर नहीं गिर पाता है, ठीक है। ज़मीन पर अगर नहीं गिर पाएगा तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता, जो फर्टिलिटी, वो बनी रहेगी, क्योंकि अगर सीधी गिरेगी तो वो थोड़ी सॉफ्ट पॉली होगी और बहा के ले जाएगा पानी। लेकिन जब वो रहेगा तो फिर वो वहीं अटक जाएगा और उनकी जड़ों में रह जाएगा और भूमि वहीं की वहीं उपजाऊ बनी रहेगी, ठीक है। उर्वरक क्षमता अच्छी रहेगी, फर्टिलिटी बनी रहेगी। एज ए रिजल्ट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टू फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फलतः यह मिट्टी उर्वरकता को बनाए रखने में
मदद करती है। ठीक है, तो एक तो ये अपने एक उपाय दे दिया कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको मिट्टी ज़मीन को या भूमि को बचा के रखना है तो। एक नंबर 2, शेल्टर बेल्ट और शेल्टर बेल्ट्स कर सकते हो, शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की रक्षक मेखला, मतलब पेड़ों को एक लाइन में लगाना ताकि पानी को रोका जा सके, बहाव को रोका जा सके। ये भी बहुत अच्छा एक उपाय है। पेड़ों की रक्षक मेखला का निर्माण भी भूमि निम्नीकरण को कम करने में सहायक है। जैसा इस डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ना, इसके अंदर पेड़ों को लाइन से लगाया गया है, ये दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से अगर लगाएंगे तो इससे भी मिट्टी का कटाव कम होगा, मतलब कि जो सोइल इरोजन है वो कम होगा और भूमि निम्नीकरण कम होने से ये अपने इसको बचाएगा। ठीक है, यानी कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर शेल्टर बेल्ट ऑफ ट्रीज इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, मतलब उसको रिड्यूस करने में, ये डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने में बहुत ही सहायक हैं। एक अपन ने कहा था कि पशुओं को चराना इसके लिए डिग्रेडेशन का मेन कारण है, बिल्कुल वही आप इसमें उपाय में लिख दो कि पशु चारण पर प्रतिबंध या पशु चराई पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, यानी कि जानवरों को अगर आप चरा भी रहे हो, ठीक है, आपको उपाय अच्छे से लिखना है आंसर कि हाँ एनिमल्स तो को चराएंगे, वो नहीं चराएंगे तो फिर वो दूध कहाँ से देंगे और अपन क्या खाएंगे। तो जानवरों को चराना तो पड़ेगा, लेकिन एक ही जगह मत चराओ। जैसे आज यहाँ चरा दिया तो कल वहाँ, फिर परसों वहाँ, फिर तरसों, इतने में ये वापस इम्प्रूव हो सके यहाँ का जो घास है वो, फिर यहाँ पर वापस ले आओ ऐसे। ठीक है, यानी कि एनिमल शुड बी मूव्ड ओवर डिफरेंट पोस्चर्स सो एज टू अवॉइड इरोजन ऑफ सॉइल, इससे मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा। यानी कि जानवरों को अलग अलग जगह को स्थानांतरित करना चाहिए। स्थानांतरित मतलब एक जगह दूसरी जगह ले जाना चाहिए ताकि मिट्टी के कटाव से बचा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, ज़्यादातर क्या करना है, चारे की फसल जो होती है ना, चारे की फसल अधिक मात्रा में उगानी चाहिए। देखो 2-3 फायदे हैं आपको मैं बताता हूँ कि चारे की फसल कैसे है। जो गांव से बिलोंग करता है बच्चे, जो वो तो समझ रहे हैं चारे की फसल कौन सी होती है, जैसे कि गेहूँ है, जैसा कि बाजरा है, ये जैसे कि दालें हैं, ये जितनी भी फसलें होती है ये चारे वाली फसल होती है। जैसे बाजरा है तो बाजरा के पेड़ काफ़ी हाइट में होता है, 8-10 फीट होता है, तो उसके ऊपर जो धान की लगती है इतनी सारी, उसको तो काट लिया जाता है और नीचे जो पीछे बचता है वो चारा बन जाता है। अब उसको जब ज़मीन पे काटा जाता है ना तो पूरा ज़मीन से उखाड़ा नहीं जाता, उसके ऊपर से काटा जाता है, तो चारा भी काम आ जाएगा और उसकी जो नीचे जड़ें हैं वो ज़मीन में रहती है उसकी। ठीक है, वो जड़ी में वहीं पर छोड़ दी जाती है और जब ट्रैक्टर में खेत की बुआई करते हैं तो फिर उसको उसके अंदर छोड़ दिया जाता है ताकि फर्टिलिटी बनी रहती है उससे भी, और मिट्टी का कटाव उससे भी कम होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि उनकी जड़ें अंदर रहती है तो उससे मिट्टी का कटाव कम होता है। ठीक है, और दूसरी बात, पशुओं के चारा मिल जाएगा, तो अगर पशुओं को चारा मिल जाएगा ईजिली तो फिर पशु चारण पर ऑटोमेटिक अपन थोड़ी रोक लगा लेंगे, क्योंकि चारा जब नहीं मिलता ना तब मजबूरीवश पशुओं को वहाँ चराना पड़ता है खेतों में। लेकिन चारा अगर काफ़ी मात्रा में अगर मिल जाए तो फिर पशु चराई पर ऑटोमेटिक रोक लग जाएगी और भूमि यानी कि ये जो अपनी लैंड है वो बच जाएगी। ठीक है, ये भी आपको बात लिखनी है कि फूडर क्रॉप शुड बी ग्रोन इन लार्जर क्वांटिटी। ठीक है, एक है बांधों का निर्माण भी कर सकते हो आप। ठीक है, देखो बांधों का निर्माण करने से क्या फ़ायदा होगा कंस्ट्रक्टिंग डैम्स का, कि मच ऑफ सॉइल इरोजन बाय रिवर फ्लड्स कैन बी अवॉइडेड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स अक्रॉस रिवर। होता क्या है कि नदियों के पास में जो ज़मीन होती है, कभी कभी नदियाँ इतनी उफान पे आ जाती है कि उसके आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से बाढ़ आ जाती है, और जब बाढ़ आती है तो मिट्टी को बहा के ले जाती है, उससे मिट्टी की फर्टिलिटी ऊपर की लेयर पूरी धुल जाती है, तो फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता। लेकिन अगर वहीं पर बांध लगा के उसको रोक लिया जाए पानी को, तो फिर वहाँ पर मिट्टी का कटाव वो भी एक ऑप्शन है। तो नदी की बाढ़ से मिट्टी के कटाव को नदियों पर बांधों के निर्माण से बचा जा सकता है। फिर यह पानी की गति को जांच करता है और मिट्टी को क्षरण से बचाता है। ठीक है, तो दिस चेक्स द स्पीड ऑफ वाटर, और आगे लिख देंगे अपन एंड प्रोटेक्ट्स सॉइल फ्रॉम इरोजन। ठीक है, और हमारी मिट्टी को इरोजन का मतलब कटाव होने से बचाता है। अब लास्ट 5वां है वो रेतीली टीलों का स्थिरीकरण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेतीली टीलों का स्थिरीकरण का मतलब है कि रेतीले जो टीले हैं ना वो आज यहाँ बनते हैं, रात को तेज हवा आई कि ये टीला वहाँ चला गया, ये मिट्टी इस तरीके से कटाव होती है। लेकिन रेतीले टीलों में और तो कोई पेड़ पौधे नहीं उग सकते,
लेकिन कंटीली झाड़ियाँ ना वो हमेशा रेतीले टीलों में उग सकती है, क्योंकि कंटीले जो भी पौधा होता है या कंटीले जो झाड़ियाँ होती है उनकी जड़ें बहुत गहराई में जाती है। जैसे कि बबूल है, ठीक है, बमुड़िया भी बोलते हैं उसको, तो बबूल की जड़ें बहुत गहरी जाती है, वो अंदर तक गहरी जाने से खेजड़ी हैं। ये सब ऐसे पौधे हैं, ऐसे पेड़ हैं जो अंदर से बहुत अंदर गहराई में चले जाएंगे तो इनको ऊपर की लेयर मिट्टी अगर हिल भी रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हैं, तो उनको वो कंटीले पौधे लगा के, पेड़ लगा के उस मरुस्थलीकरण जो टील है इधर उधर मिट्टी चल जाती है। जैसलमेर के दौरे में अगर आप कभी गए हो घूमने तो आपने वहाँ नोटिस किया होगा कि आज रात को आपने यहाँ दौरा देखा, सुबह उठा तो वहाँ से मिट्टी उठ के वहाँ दौरा अलग ही दौरा बन गया, यहाँ वाला खत्म हो गया, इतना तेज बहाव चलता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू रेत होती है, वो बालू का मतलब रेत ही है। बालू के टीलों का स्तरीकरण भी बहुत ही ज़रूरी है। जरूरी कैसे? इसका सोल्यूशन क्या होगा कि यह कार्य कांटेदार पौधों को लगाकर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, तो आंसर होगा स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन डेजर्ट एरियाज। दिस वर्क कैन बी डन बाय प्लांटिंग थ्रोनी प्लांट। थ्रोनी का मतलब कांटेदार झाड़ियाँ या फिर कांटेदार पौधे लगा के किया जा सकता है। ये 5 पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से अपने इस क्वेश्चन में 21 का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। दोनों ही बड़े क्वेश्चन लिए अपन ने, छोटे जितने बन रहे थे वो भी इसी में से बन सकता है। जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि रेतीले टीलों का स्थिरीकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो आप कह दोगे कि कंटीले पौधे लगाए जाने चाहिए। तो मतलब इन्हीं में से छोटे क्वेश्चन बना सकता है। या फिर कह सकता है कि अपन अपनी जो बेसिक नीड है उसका कितना परसेंट इसका यूज़ करते हैं, भूमि का, लैंड का, तो 95%। तो छोटे क्वेश्चन भी इसी में से बन जाएंगे, बड़े भी इसमें से बन जाएंगे। और अगर सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए और आपसे उपाय पूछे, सुझाव पूछे, सजेशन पूछे, तो सिर्फ आपको ये हेडिंग लिखनी है, उसमें अंदर आंसर नहीं लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे भी इसके अंदर आप मन से भी लिख दोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि मेन पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, हाँ, अब देखो मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं। वैसे आप इनको नोट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, नोट करके लिख सकते हो, और वैसे भी 2 क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो। बात एक ही है, दोनों ही क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है जो अपना कंटिन्यू 22 हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से पहली बार, ये भी लिख सकते हो, पहली बार है ये, व्यवस्थित तरीके से पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत कब व किसने करी। तो आपका आंसर ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 ईस्वी में, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। एज द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम advocated resource conservation for the first time in the more systematic way in 1968 कि कैसे संसाधनों का संरक्षण किया जाए। वो द क्लब ऑफ रोम, ठीक है, तो द क्लब ऑफ रोम ने इसके बारे में सबसे पहले 1968 के अंदर इसकी बात करी, पहली बार व्यवस्थित तरीके से। एक आंसर ये हो सकता है। सेकंड बात पूछे आपसे कि मैंने ये जानबूझ के नोट क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन में 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो टाइम पीरियड पूछ सकता है, एक किसने की वो पूछ सकता है, एक और है नीचे वाला 1974 में, 1974 में शुमेसर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। मतलब छोटा, स्मॉल का मतलब छोटा, शॉर्ट, वो बहुत ही सुंदर है। मैं इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति हुई। In 1974 Gandhian philosophy was once again presented by देखो स्पेलिंग इंग्लिश के अंदर शुमेशर को ऐसा लिखा गया, वो थोड़ा ध्यान कर लेना, जैसे अपन साइकोलॉजी में पी साइलेंट रहता है वैसे ही। तो शुमेशर इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ये कि शुमेशर की बुक का क्या नाम था, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। एक ये बुक कब लिखी गई, तो 1974 के अंदर। एक ये कि कौन सी ऐसी बुक है जिसके अंदर गांधी जी के विचारों को देखा जा सकता है, तो वो भी शुमेशर की बुक थी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। हर तरह से क्वेश्चन कैसा भी आओ आपको उसको लिए रेडी रहना है। गांधी जी के विचारों की पुनरावृत्ति कैसे होगी, गांधी जी की फिलोसॉफी भी यही थी कि हमें क्या करना है कि हमारे पास, अब मैंने कहा था ना गांधी जी के विचार मैंने आपको लिखवाए थे, गांधी जी की थॉट, गांधी जी की फिलोसॉफी। गांधी जी ने ये कहा था कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है,
पेट भरने के लिए हमारे पास संसाधन बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास संसाधन या रिसोर्सेज नहीं है। मतलब जो लालची लोग हैं, ग्रीडी जो लोग हैं, वो लालच करके संसाधनों खत्म कर रहे हैं, बाकी हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यहीं पर इसने भी एक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी कि थोड़ा हमारे लिए काम चल सकता है तो बेहुदा लालच कर करके ज़्यादा क्यों वेस्ट करें। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। आज का वीडियो बहुत खास है, इसको आपको अच्छे से साथ के साथ नोट्स बनाते हुए लर्न करना है, ठीक है। और वो MCQs वाला जो वीडियो आएगा उसको जरूर आपको देखना है, ठीक है। ओके।